वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल विंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को समझने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसको थोड़ा सा देखने वाले हैं। इसको समझेंगे तो आगे कुछ भी इलेक्ट्रिकल में समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से इंडक्टर हमारा हो जाता है, इस तरीके से लैंप हो जाता है, इस तरीके कैपेसिटर हो जाता है और बैटरी हो जाता है। जैसे RLC सीरीज सर्किट हो गया। तो इसको कैसे समझे, इसमें क्या चल रहा है, इसको कैसे समझे, तो उसके लिए हमें एक एक चीज़ का डिटेल्स पता होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको हम देखिए, हर कोई तो ऐसे पिक्चर नहीं ड्रॉ कर सकता है। तो इसको एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में। जो कोई भी बैटरी हो उसको एक सिंबल से दिखाते हैं, कोई भी बैटरी हो उसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको फिर से दिखाता हूँ। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा अच्छे से देखिए। तो कुछ भी बैटरी हो, इंडक्टर हो, उसको किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से सर्किट में। तो किसी भी तरह का लैंप हो उसको ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह का इंडक्टर हो उसको ऐसे ही दिखाएंगे। तो मतलब एक बेसिक रफ ऐसे ड्राइंग करके सिंबल दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज सोर्स का सिंबल हो गया, ये वोल्टेज सोर्स का सिंबल हो गया। उसके बाद इंडक्टर का सिंबल हो गया, L से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, I से, VG मतलब जनरेटेड वोल्टेज। उसके बाद R रेजिस्टेंस, इस तरीके से कुछ, और ये कैपेसिटर। इस सभी सिंबल का मीनिंग है आगे वीडियो में देखते हैं। अभी देखिए, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट दोनों क्या एक चीज़ है या अलग है? आप बोलेंगे एक है। किसी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पढ़ाता है, किसी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ाता है। दोनों एक है या अलग है? दोनों अलग है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड एनी मैनर दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। मतलब कुछ भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड है उसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। और उसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर एक क्लोज पाथ है, एटलीस्ट वन क्लोज पाथ, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क हैव एनी क्लोज पाथ वेयर इलेक्ट्रिक सर्किट हैव एटलीस्ट वन क्लोज पाथ। एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर किसी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में एक क्लोज पाथ है वो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, और किसी भी तरीके से लगा हुआ है उसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। इसका मतलब अगर इसको इस तरीके से कुछ लिखे कि सर्किट जो है ऐसा है और ये नेटवर्क है, तो सभी सर्किट नेटवर्क होता है, बट सब नेटवर्क सर्किट नहीं होता है। जिस नेटवर्क के अंदर एक क्लोज लूप रहता है, मतलब एक बद्ध जगह रहता है जिसमें यहाँ से स्टार्ट करें तो फिर से यहाँ पे आ सकते हैं, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे वापस नहीं आ सकते, यहाँ पे ओपन हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्लोज हो सकता है। तो इसलिए नीचे वाला इलेक्ट्रिक सर्किट है, ऊपर और नीचे दोनों ही इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। उसके बाद चलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर इज़ अ डिवाइस विच अपोज फ्लो DC इलेक्ट्रिक करंट। रजिस्टर एक डिवाइस होता है जो DC इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, ठीक है। DC इलेक्ट्रिक करंट को और AC इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो रजिस्टर का दो टाइप बेसिकली है, एक लीनियर रजिस्टर, एक है नॉन लीनियर रजिस्टर। लीनियर रजिस्टर्स में अगर फिर जाए तो दो डिवाइड है, फिक्स रजिस्टर्स, वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर्स क्या है, उसका वैल्यू फिक्स है, जैसे 1K 2K 4K ऐसे फिक्स है उसका। और वेरिएबल रजिस्टर्स में उसका नॉब घुमाएंगे तो यहाँ पे उसका वैल्यू कम ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारा फिक्स रजिस्टर में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से कार्बन कंपोजिट रजिस्टर्स मिल जाते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर्स मिल जाते हैं, थिक फिल्म रजिस्टर्स मिल जाते हैं, उसके बाद थिन फिल्म रजिस्टर्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद उसका भी और भी मतलब इसका भी और टोटल अगर फिक्स है इसका और भी टाइप है। फ्यूजेबल रजिस्टर होता है जिसको एज ए फ्यूज़ हम यूज़ करते हैं LED लैंप में, LED 9 वाट के लैंप में, या कुछ भी हल्का सर्किट है उसमें फ्यूज़ एज ए फ्यूज़ ये रजिस्टर यूज़ होता है। बहुत कम रेजिस्टेंस का होता है तो फ्यूज़ एज ए फ्यूज़ होता है, फ्यूजेबल रजिस्टर। और इसके बाद यहाँ पे सरमेट फिल्म रजिस्टर, ये वाला नॉर्मली एम्पलीफायर 30-55 के एम्पलीफायर में यूज़ होता है। ये काफ़ी ज़्यादा वाटेज 5 वाट का होता है, तो ये ज़्यादा हीट ये सह सकता है। जैसे ये भी 50 वाट। रजिस्टर का दो रेटिंग होता है, एक है उसका ओहमिक वैल्यू रेजिस्टेंस रेटिंग, और एक है इसका वाटेज कि कितना हीट तक वो स्टैंड कर सकता है। उसके बाद ये मेटल ऑक्साइड टाइप रजिस्टर कुछ इस तरीके से दिखता है, और उसके बाद कार्बन फिल्म रजिस्टर कुछ इस तरीके से दिखता है, और मेटल फिल्म रजिस्टर कुछ इस तरीके से दिखता है। जनरली हम लोग नॉर्मली थिन फिल्म रजिस्टर में ही काम करते हैं, क्वार्टर वाट में, और ये सब 3 वाट 5 वाट या हाफ वाट 50 वाट तक भी मिल जाता है।
और वेरिएबल रेजिस्टेंस में कुछ इस तरीके का पोटेंशियोमीटर मिलता है 10K, 22K, 47K इस किलो ओम्स। तो ये रेजिस्टेंस हम एम्पलीफायर में वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इस तरीके से रियोस्टेट मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल लैबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं। अभी के टाइम में साइज़ में कम ये ट्रिमर हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी एक तरीके का पोटेंशियोमीटर ही है। इसमें क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो पीसीबी के अंदर ये लगा रहता है। ये रेगुलर कम ज़्यादा करने के लिए नहीं रहता है, एक बार कंपनी से या फिर जो पीसीबी मेकर है वो सेट कर देता है, मतलब कभी कभी एडजस्टमेंट करने के लिए। और ये सब पोटेंशियोमीटर यूज़र के एक्सेस में रहता है, जो उसको घुमा के उसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करता रहता है, जैसे होम थिएटर में हो गया। उसके बाद नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का दूसरा काम है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस डिफरेंट प्रोटेक्शन पर्पस या डिफरेंट स्पेशल पर्पस के लिए काम आता है। उसके अंदर आ जाता है थर्मिस्टर। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, तो इससे टेम्परेचर का डिटेक्शन करते हैं हम लोग। उसके बाद एलडीआर, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। ये लाइट के ऊपर डिपेंड करके इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो लाइट का तीव्रता हमको पता चल जाता है। उसके बाद वेरिएस्टर या एमओवी, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, तो ये जो है हाई वोल्टेज स्पाइक प्रोटेक्शन के लिए, डीवी/डीटी प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है। मतलब नॉर्मली ये नॉर्मल वोल्टेज 230 में अगर लगा है, 230 वोल्ट रेटिंग का सपोज़, तो ये एज ए ओपन सर्किट काम करता है। लेकिन अचानक से लाइटनिंग की वजह से 1001 kV आ गया तो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा, सर्किट को बचा देगा, फ्यूज़ को उड़ा देगा। और उसके बाद आ जाता है ये फ्लेक्सिबल रेजिस्टेंस, जिसको स्ट्रेन गेज भी बोलते हैं। ये लोड सेल में लगा रहता है, जिसकी वजह से इस पर लोड पड़ने पे ये ब्रेंड होके इसका रेजिस्टेंस चेंज होके इससे हमें वेट का पता चलता है। तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर। रजिस्टर इज़ अ डिवाइस, रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी है। जैसे मिर्ची होता है, मिर्ची जो है वो डिवाइस है और मिर्ची का तीखापन वो उसका प्रॉपर्टी है। जैसे उसी तरीके से रजिस्टर डिवाइस है और इसका रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, बेसिकली एक वायर को अगर किसी कोड के ऊपर वाउंड कर दे तो एक इंडक्टर है। ये इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। रजिस्टर कोई भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, एनर्जी डिसिपेट कर देता है हीट के फॉर्म में, लेकिन इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है। इसे नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होगा इसका इंडक्टेंस स्क्वायर में बढ़ता रहता है। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर है, जैसे एआर कोड इंडक्टर, इसका कोड एआर है, सिर्फ वाइंडिंग है, इसका कोड एआर है। उसके बाद आयरन कोड इंडक्टर, यहाँ पे आयरन को कोड उसके ऊपर वायर लपेटा गया है। ये जो वायर है एनामल कोटेड होता है, मतलब ऊपर का जो दिख रहा है सिल्वर टाइप का, ये इंसुलेशन है, इंसुलेशन रहता है। और इसके अंदर ये कंडक्टिंग कॉपर या एल्युमिनियम रहता है, इसको इंसुलेशन को स्क्रैच करने पे निकलता है। तो ये अगर दिख रहा है ये तांबे का नहीं है, ये इंसुलेशन है, एनामल कोटिंग, इसको स्क्रैच करने पे अंदर से कंडक्टर मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इसके ऊपर आप है तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये एक से दूसरे इंसुलेटेड है। नहीं तो क्या होगा, इससे पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये इंडक्टर कहाँ से बनेगा। ये अगर पूरा ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इंडक्टर कहाँ बनेगा, तो लोहा का टुकड़ा हो जाएगा। ये क्या है, पूरा इंसुलेटेड है, मतलब पूरा इस तरीके से गया है, पूरा घूम के बाद आया है, इसके में कुछ कनेक्शन नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपका बॉबिन बेस इंडक्टर, ये एसएमडी इंडक्टर भी बोल सकते हैं, ये नॉर्मली पीसीबी में मिलता है। उसके बाद लेबोरेटरी में वेरिएबल इंडक्टर भी मिल जाता है, मल्टीरिया सिरेमिक इंडक्टर भी मिल जाता है, इस तरीके से पीसीबी में लगता है एसएमडी। और उसके बाद अगर आगे चले तो उसके बाद कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारा डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लगता है। जैसे फिक्स्ड कैपेसिटर, ये सब फिक्स कैपेसिटर है, ये इसका वोल्टेज रेटिंग और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है। इसको हम लोग पीसीबी में डीवी/डीटी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद माइका कैपेसिटर, ये सब कैपेसिटर एम्पलीफायर, रेडियो, इसमें ट्यूनिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद पेपर कैपेसिटर, ये भी पीसीबी में यूज़ होता है। उसके बाद फिल्म कैपेसिटर, ये ज़्यादातर पावर सप्लाई, फिल्टरेशन इसके लिए यूज़ होता है। और इसके बाद इस तरीके से सिरेमिक कैपेसिटर, ये ज़्यादातर एम्पलीफायर में, ऑडियो इक्वलाइज़र, ऑडियो मिक्सर में, बहुत माइनर ऑडियो इक्विपमेंट में लगता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये ज़्यादातर रेक्टिफायर का फिल्टरेशन, एम्पलीफायर का पावर सप्लाई फिल्टरेशन, पावर सप्लाई में ज़्यादातर लगता है। उसके बाद वेरिएबल कैपेसिटर, ये रेडियो का जो नॉब होता है जिसको घुमाने पे आपका डिफरेंट चैनल पकड़ता है, उसमें लगता है। और इस पर बाद ये पॉलिस्टर कैपेसिटर, ये एम्पलीफायर का पीसीबी में इक्वलाइज़र, साउंड इक्वलाइज़र, ऑडियो मिक्सर, इसमें सभी में लगता है।
तो थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। तो इसको सोर्स के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास क्या क्या सोर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया। वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल है, मतलब दो भाग है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और करंट सोर्स का आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो एक्चुअल में आइडियल कुछ नहीं होता, सब प्रैक्टिकल ही होता है। तो उसका एग्जांपल है वोल्टेज सोर्स का बैटरी हो गया, उसके बाद डीसी जनरेटर हो गया, ये सब हो गया, ये एसी जनरेटर हो गया। और ये सब को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनाते हैं करंट सोर्स। करंट सोर्स स्पेशल कुछ जगह पे चाहिए होता है कि कांस्टेंट करंट, जैसे एलडी आरटीडी का टेम्परेचर मापने के लिए उसको कांस्टेंट करंट एक्साइटेशन देते हैं, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करके टेम्परेचर को पता करते हैं। तो ये सब बनाते हैं। करंट सोर्स जनरली नेचुरली नहीं मिलता है, इसको बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से। और वोल्टेज सोर्स नेचुरली ज़्यादातर वोल्टेज सोर्स ही होता है, मतलब नेचुरली जो सोर्स है सब वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स का सिंबल इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, एसी वोल्टेज सोर्स का इस तरीके का, और ये सब डीसी वोल्टेज सोर्स। और अगर वोल्टेज सोर्स वेरिएबल है, मतलब वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, या फिर एडजस्टेबल है, तो इस तरीके का। और डीसी करंट सोर्स का सिंबल कुछ इस तरीके से है, और इसका डायरेक्शन मतलब करंट किधर से किधर जा रहा है इसका है। एक्चुअली ये थोड़ा सा उल्टा है, सोर्स का ऐसा होता है। उसके बाद जनरेटर का इस तरीके से सर्किट होता है, और एसी करंट सोर्स का इस तरीके से। उसके बाद एसी वर्सेस डीसी। एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है? तो एसी अल्टरनेटिंग करंट। एसी मतलब जिसका पोलैरिटी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम में रहे, जैसे स्क्वायर वेव होता है। स्क्वायर वेव में क्या है, उसका मैग्नीट्यूड का चेंज हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है। और ये जीरो ट्रांजिएंट टाइम में जो चेंजेस आ रहा है उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो स्क्वायर वेव ऑलमोस्ट सेम पोलर मैग्नीट्यूड रह रहा है, लेकिन पोलैरिटी चेंज हो रहा है। तो मेन चीज़ है एसी को किसको बोलेंगे, जिसका पोलैरिटी कॉन्स्टेंटली रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल, जैसे 50 हर्ट्ज है तो 20 मिलीसेकंड के अंतर 10 मिलीसेकंड हाफ में चेंज हो जा रहा है ना, तो 10 मिलीसेकंड के अंतर चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। अगर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज जब डिस्चार्ज हो जाता है वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव उल्टा है तो नीचे डीसी, ये भी डीसी होगा। तो उसका पोलैरिटी फिक्स है, रेगुलर टाइम पे चेंज नहीं होता है। हो सकता है कुछ देर बाद आप बैटरी का वायर घुमा दो, यहाँ पे आ गया, वो अलग बात है, तो वो भी डीसी रहेगा, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे तो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये रेगुलर एक इंटरवल पे चेंज होता जा रहा है, रेगुलर इसका चेंज होता जा रहा है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। चेंज हो सकता है, बैटरी को आप घुमा दिए तब क्या वो एसी बन जाएगा? नहीं, वो डीसी बनेगा। लेकिन रेगुलरली आप बैटरी को घुमा रहे हैं तो वो एसी बन जाएगा। तो डीसी मतलब उसका पोलैरिटी रेगुलर इंटरवल पे चेंज नहीं होता है, और एसी मतलब उसका पोलैरिटी रेगुलर इंटरवल पे चेंज होता है। और मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज हो सकता है। जैसे डीसी में 12 वोल्ट का बैटरी है तो वोल्टेज कम होगा ना, क्या वो डीसी नहीं रहेगा? डीसी रहेगा। तो वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, और फिक्स है तो कांस्टेंट डीसी बोलेंगे। अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है तो वेरिएबल डीसी बोलेंगे। एसी में भी सेम है, अगर फिक्स है तो फिक्स डीसी, फिक्स एसी, या वेरिएबल है तो वेरिएबल एसी। मैग्नीट्यूड का उतना फैक्टर नहीं है, मेन फैक्टर है पोलैरिटी, कि इसका पोलैरिटी क्या हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उससे डिसाइड करते हैं उसको एसी क्वांटिटी है डीसी क्वांटिटी है। ये वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी बहुत कुछ होता है। फ्रीक्वेंसी दो तरह का होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी, बाई डायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी। यूनिडायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी जैसे रेक्टिफायर का आउटपुट है, तो ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी डीसी क्वांटिटी है। अगर बाई डायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी, इसको बाई डायरेक्शनल एक कोई टोटल टाइम पीरियड, और इसको यूनिडायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी। तो डीसी का बाई डायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है। तो इन जनरल जो हम फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं वो बाई डायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी। यूनिडायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी डीसी का होता है, जैसे PWM में हो गया, रेक्टिफायर का आउटपुट हो गया। और एसी का यूनिडायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी हम नहीं पकड़ते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी मेन पकड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इसके बारे में, इसके बाद पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, ये क्या होता है? तो सपोज हमारा एक एसी सोर्स है, डीसी से पकड़ लेते हैं, डीसी सोर्स है, डीसी लोड है, तो उसका पावर, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर सेम होता है, V/I, cos phi 1 हो जाता है डीसी में। वोल्टेज और करंट एक ही फेज में चलता है स्टेडी स्टेट में। और अगर इसको हम लोग एसी सर्किट में जाए तो एसी सर्किट में क्या होता है, जो एसी सोर्स लोड को पावर दे रहा है
उसका वोल्टेज अगर ऐसा है तो करंट ज़रूरी नहीं है कि सेम फेज़ में हो, आउट ऑफ फेज़ भी हो सकता है ड्यू टू द इंडक्टर और कैपेसिटर। यहाँ पर लैग कर रहा है मतलब इतना इंडक्टर का खेल चल रहा है। तो अगर इंडक्टर की वजह से करंट लैग करा तो पावर कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे करंट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हर इंस्टेंट में पावर को ग्राफ करें तो आपको देखेगा पावर का जो ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। पावर का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे पैरेलली, पावर का ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव पावर बन रहा है और यहाँ पे पावर पॉजिटिव, नेगेटिव पावर, यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखिए पावर कभी कभी नेगेटिव चला जा रहा है और मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव। तो मैक्सिमम टाइम से पॉजिटिव चल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव पावर कंपोनेंट, और जो रिटर्न जा रहा है बार बार ये रिएक्टिव पावर कंपोनेंट। और टोटल ओवरऑल दोनों को देखने में क्या लग रहा है, उसको अपरेंट पावर। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो वोल्टेज और करंट है सेम फेज में नहीं है, तो इसको अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एज ए मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर पे देखने को मिलेगा कि जो वोल्टेज करंट है इसको मल्टीप्लाई कर तो पावर मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में वो वोल्टेज करंट सेम फेज में नहीं है, एक से दूसरा पीछे भाग रहा है। इसलिए यहाँ पे जो पावर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो अपरेंट पावर बोल सकते हैं, मतलब देखने में लग रहा है। अपरेंट मतलब क्या, देखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में पावर कितना है वो एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर सेम फेज में है 0 डिग्री है उसका मतलब वो एक्टिव पावर टोटली होगा। लेकिन यहाँ पे लैगिंग है तो यहाँ पे जो एक्टिव पावर होगा P = VI cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे S = VI और Q = रिएक्टिव पावर VI sin थीटा। तो ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेज डिस्प्लेसमेंट। और इसका पावर ट्रायंगल अगर ड्रॉ करें कुछ इस तरीके ड्रॉ कर सकते हैं आप इस ऊपर वाले ग्राफ का। टोटल ये अपरेंट पावर S = V × I एंड इसका एक्टिव पावर इन फेज रियल एक्सिस में VI cos थीटा, ठीक है, या फिर S × cos थीटा बोल सकते हैं। और रिएक्टिव पावर इसका इमेजिनरी एक्सिस पे Q = VI sin थीटा। और इसका टोटल अगर एक इक्वेशन में करें AC = √of P² + Q²। आई होप ये वीडियो में आपको ओवरऑल एक मैं दे दिया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इलेक्ट्रिकल बिंग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स बिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको और भी सिंप्लीफाई वर्जन में प्रैक्टिकल इमेज के साथ आपको पढ़ना है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस तरीके का आसान वीडियो बना दूँगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।